हाँ, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम आज नया टॉपिक करने वाले हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मतलब आपका जो इक्वेशन है वो टू वेरिएबल्स में होती है। टू वेरिएबल्स मतलब आपका एक्स और वाई। जैसे ये इक्वेशन है आपकी, यहाँ मैंने एक इक्वेशन लिख रखी है ना। इसमें वेरिएबल कौन कौन है? एक्स और वाई, है ना। दो वेरिएबल है बस, जिनकी वैल्यू रखने के बाद x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू या y की कोई पर्टिकुलर वैल्यू रखने के बाद आपको x को 5 टाइम्स करोगे, y को 3 टाइम्स करोगे, दोनों को ऐड करोगे 35 आएगा, है ना। तो ये जो बीच में ये इक्वेशन जो रिलेशन बता रही है x और y के बीच में, है ना, कि x और y की कौन सी वैल्यू है जो आपका 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें और 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, ऐड करके 35 आ जाए, वो आपको निकालनी होती है। ये बात समझ गए? उसको कहते हैं सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के लिए, दो वेरिएबल के सॉल्यूशन के लिए हमेशा आपको दो इक्वेशन चाहिए, है ना। ये एक जनरल फॉर्मूला याद रखना कि आपकी जितनी वेरिएबल होते हैं उतनी ही आपको इक्वेशंस चाहिए होती हैं, है ना। दो इक्वेशन है इसमें और दो वेरिएबल है, इसका मतलब इनका आंसर निकलेगा। इफ पॉसिबल, अगर आंसर निकलना है तो आंसर जरूर निकलेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो आज हम करने वाले हैं मेथड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, जो आपका वेरी इजी है, बट उसमें जो है कैलकुलेशन, जो न्यूमेरिक कैलकुलेशन है, वो पार्ट जो है इसका डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि उसमें बच्चे माइनस प्लस की छोटी मोटी गलती करते हैं, है ना। तो आप देख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो उससे जो है आपकी ये गलती है, जो छोटी छोटी गलती होती है, इसको आप रिमूव कर सकते हो। अब हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सॉल्यूशन करने से पहले आपका, मैंने बताया, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन से करो, एलिमिनेशन से करो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, है ना, किसी भी मेथड से करो, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी गिवन इक्वेशन जो है उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना पड़ता है ना। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है, ये आपकी क्या कहलाती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन की। तो आपको देखा ये इज इक्वल टू 35 है और ये इक्वल टू 0 है ना। तो इक्वल टू 0 कैसे करा जाए? जो 35 इक्वल टू के इधर वाला पोर्शन है उसको दिस साइड ले लिया जाए, है ना। तो इक्वल टू के दिस साइड ले लिया जाए और पहले x लिखा जाए, फिर y वाला लिखा जाए, फिर c वाली टर्म्स लिखी जाए, है ना। तो इस तरह से इसको हमें जो है लिखना है। तो इसको लिखने के लिए इक्वेशन 1 को दोबारा हम लिखते हैं 5x प्लस 3y माइनस 35 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली इसको भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे 2x प्लस 4y। देखो x पहले लिखा जाना है और y भी पहले लिखा जाना है, उसके बाद में लिखा जाना है। माइनस 28 इज इक्वल टू 0। ये आपकी दोनों इक्वेशन आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख ली, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद आप देखोगे s का कोफिशिएंट कितना है, y का कोफिशिएंट कितना है, और ये रिमेनिंग पोर्शन ये कितना है। इस इक्वेशन को इससे आप कंपेयर करो। जब इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करी जाती है तो s की जगह तो x है, तो a कितना हुआ? a आपका 5 हो गया, है ना। तो a इस इक्वेशन के हिसाब से a इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट टर्म कंपेयर करो, y वाली y टर्म से लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ी होंगी, लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स, है ना। वही यहाँ पे कंसेप्ट है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म लाइक है ना। इनको कंपेयर करोगे तो b बराबर कितना आ गया आपका? 3। b इज इक्वल टू 3। अब ये वाली टर्म कंपेयर करिए, ये प्लस c है, ये माइनस 35 है, तो c कितना हुआ? माइनस 35। c इक्वल टू माइनस 35। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट इस इक्वेशन से आप a b c अपना निकालिए। a बराबर 2, b बराबर 4, c बराबर माइनस 28। ये इक्वेशन आ गई आपकी। इक्वेशन से वेरिएबल आपने निकाल लिए, अपने जो कोफिशिएंट थे a b c वो आपने दोनों निकाल लिए। आप इसको a1 फर्स्ट इक्वेशन के लिए 1 1 लिख दीजिए, सेकंड इक्वेशन के लिए
2 लिख दीजिए। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहा, पहले कंफ्यूजन था ये भी हो गया, ये भी हो गया, है ना। अब हमने उसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पहली वाली इक्वेशन के लिए 1 कर दिया और दूसरी वाली इक्वेशन के लिए 2 कर दिया। ये बात समझ में आ गई। अब हमें एक चीज जो फॉर्मूला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का वो याद रखना चाहिए। तो अब वो हम बताते हैं आपको फॉर्मूला कैसे याद करना चाहिए। सीधा हम फॉर्मूला नहीं बताएंगे आपको, पहले सीधा याद करने का तरीका बता देते हैं, उससे डायरेक्ट ही वो फॉर्मूला आ जाता है। हाँ बेटा, तो इसमें देखो आपको जब इक्वेशन आपको AB1 B1 C1 कोऑर्डिनेटर कोएफिशिएंट्स मिल गए, आपको A2 B2 C2 कोएफिशिएंट्स मिल गए आपको, उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है। जो B1 से स्टार्टिंग करनी है, पहले 1 वाली लाइन लिखनी है और स्टार्टिंग किससे करनी है, B1 से। ये आपको ध्यान रखना है। B1 C1 A1 B1, है ना। जैसे इक्वेशन थी A1 B1 C1, तो B1 से स्टार्टिंग करनी है ना। B1 C1 फिर A1 और फिर दोबारा से B1, ठीक है। बीच वाले से स्टार्टिंग करके आपको पूरा क्लॉकवाइज घूम जाना है, ठीक है। सिमिलरली B2 C2 A2 B2, अगर वो इक्वेशन आपकी A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 होती, तो B2 से स्टार्टिंग करके C2 C2 से A2 A2 से B2, जहां से चले वहीं से घूम के क्लॉकवाइज आ जाना है आपको। ये चीज पता चल गई आपको। अब इन दोनों के बीच में x लिख दीजिए, इन दोनों के बीच में y लिख दीजिए, इन दोनों के बीच में 1 लिख दीजिए, x y और 1। ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। और अब ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन मल्टीप्लाई वाला, ये इसके डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1। सिमिलरली y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ये आ गया बेटा, ये आपका रिलेशन आ गया। ये क्लियर होगा। अब इस रिलेशन से आपको x और y करना है, तो x और y निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, ये x निकालने के लिए सपोज कीजिए ये आपके बीच में है ही नहीं, है ना। ये वाला और ये वाला टर्म, ये वाली और ये वाली टर्म आप देखिए, है ना। इसको देखने के बाद ये इक्वल टू का निशान है बीच में, है ना। तो ये वाली टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इज इक्वल टू ये हो गई ना ऐसे, x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। इस तरह की हो गई ये टर्म। अब ये पूरी चीज आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसीलिए इसका नाम क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो कि यहाँ पे भी क्रॉस 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 हो रहा है, यहाँ पे भी क्रॉस हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम ही क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये आपका ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो s की टर्म क्या आई, B1 C2, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये आपका x की के लिए एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। सिमिलरली अब y के लिए आप क्या करोगे, y के लिए ये वाली टर्म भूल जाओ, ये जैसे लिखी नहीं, अब ये दोनों टर्म है आपके पास, इस टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर ले जाओ इसके न्यूमरेटर में, तो y क्या बनेगी आपकी C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ये आपका ये फॉर्मूला बन गया y के लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो ये वैल्यूज आई थी वो इनमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है और डायरेक्ट आपका x और y आ जाएगा, है ना। बस इसमें जो है
माइनस प्लस का ध्यान आपको रखना है। अगर आपने बचपन में दीदी अप्पी से ढंग से पढ़ा होगा तो ये माइनस प्लस का सही से आप जो है इसकी कैलकुलेट कर पाओगे। अब हम इसके वैल्यू रख के देखते हैं, है ना बेटा। देखिए बेटा, एक की वैल्यू रखती है, ये आपको ध्यान रखना है A1 B1 C1 का आपको बहुत धीरे धीरे रखनी है वैल्यू, क्योंकि परसिस्टेंस ऑफ विजन की वजह से आप जैसे यहाँ पे देखोगे फिर वैल्यू रखोगे, फिर जल्दी से यहाँ देखोगे जल्दी हमारे, तो आपका जल्दी की वजह से आपका बेटा B1 की जगह आप B2 की वैल्यू रख सकते हो, है ना। तो इसलिए परसिस्टेंस ऑफ विजन के आपको ये प्रे नहीं बनना है, उसका शिकार नहीं होना है। परसिस्टेंस ऑफ विजन आपको पता होगा, वो आपको जो है छोटी क्लासों में बताई जा चुकी है, जिससे आपको ये जल्दी से वापस फ्रीक्वेंटली देखने पर आपको A2 और A1 में ये छोटे छोटे लिखे रहते हैं, इसमें फर्क नजर नहीं आता, है ना। तो इसलिए बहुत ध्यान से आपको ये जो है वैल्यूज इसमें रखनी पड़ती हैं विद साइन, है ना। एक चीज ये ध्यान रखना है, इसमें जैसे माइनस वाली साइन है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले तो इनके वैल्यूज रखो यहाँ पे, डायरेक्ट करने की कोशिश मत करना, वरना आपका आंसर बिल्कुल, चाहे आप 10th क्लास में हो कि ये तो मल्टीप्लिकेशन हमें आती है, फिर भी 95% बच्चे छोटी छोटी गलती कर देते हैं, है ना। तो इसलिए ये अगर माइनस के साथ है तो आप डायरेक्ट माइनस पहले मत खेलो, सीधा सीधा माइनस का वाला चीज आप ब्रैकेट में रख दो, फिर बाद में तसल्ली से ब्रैकेट वाला आपका सॉल्व करो, ठीक है। जैसे ये था B1 C2, B1 कितना है 3 और C2 -28, तो 3 इंटू -28 पहले लिखो, ये बात समझ में आ गई। माइनस माइनस B2 4 है, B2 4, C1 -35, तो C1 -35 मैंने ब्रैकेट में पहले लिखा। डायरेक्ट करोगे तो गलती करोगे बिल्कुल, क्योंकि एग्जाम टाइम में इतना दिमाग में प्रेशर रहता है कि आप जो है जल्दबाजी में छोटी छोटी गलती करते हो, है ना। तो अपॉन A1 B2, A1 कितना है 5, B2 कितना है 4, B2 4 है, 4 रख दिया, माइनस A2 कितना है 2 और B1 कितना है 3, है ना। और एक बात और, A1 पहले लिखा है तो आप पहले लिखो, जिससे आपको चेक करने में, अगर आपका आंसर आप गलत आ रहा है तो चेक करने में आपको आसानी रहेगी कि यहाँ पे A1 था, मैंने A1 ही रखा है। अगर आगे पीछे रखोगे और वैल्यू सेम सी हुई तो आप अपने एरर को पहचान नहीं पाओगे, पता नहीं कर पाओगे कि एरर कहाँ हुआ है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका ये वैल्यूज रख दी आपने। इसी तरह y की भी वैल्यूज रख दीजिए। ये वाली की वैल्यू देखिए, C1 A2, C1 और A2 2 है, माइनस C2 -28 और A1 5, A1 5, C2 A1, है ना। और डिनोमिनेटर का ये देखो, डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, तो इसका मतलब जो हमने वैल्यू यहां पे निकाली थी वही यहां पर आएगी, ठीक है। तो दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप यहां से जो आपका सॉल्व करके देखो, ये ऊपर वाला सॉल्व करके ये आया बेटा आपका कितना आया 56 अपॉन 14। जो ये डिनोमिनेटर आ रहा था, पहले आपने कहीं इसको सॉल्व नहीं करना, जो डिनोमिनेटर का सॉल्यूशन था 14, वो सीधा का सीधा यहाँ पे आप 14 पुट कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों पूरी, ये वाली टर्म पूरी की पूरी यहाँ पे दोबारा रिपीट हो रही है। तो दोबारा कैलकुलेशन में बच्चे टाइम खराब करते हैं, है तो वही, जब ये पूरी टर्म वही है तो आपको वही पूरी टर्म एक जगह सॉल्यूशन करो, दूसरी जगह उसका डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे 56 अपॉन 14 आ गया, ये कितनी बार जाएगा 14 1 14, 14 4 जा, तो x की वैल्यू डायरेक्ट देखिए डायरेक्ट 4 आ गई। सिमिलरली ये -70 प्लस 140, 70 अपॉन 14, 14 1 14, 40 5 70, है ना। तो ये आपका 5 आ गया। तो सॉल्यूशन कितना हो गया, सॉल्यूशन इज, आप लिखोगे सॉल्यूशन इज x बराबर 4 y बराबर 5, ठीक है। ये सॉल्यूशन आ गया। अब इसको सॉल्यूशन को आपको चेक भी करना होता है बेटा। चेक कैसे करोगे वो भी हम आपको बताते हैं कि सॉल्यूशन को चेक कैसे करना है। चेक करने के लिए बेटा आप, अगर आपके पास टाइम है
तो दोनों इक्वेशन में वैल्यू रख के आप अपना चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम एक इक्वेशन में वैल्यू रख के चेक आप जरूर करो कि आपका आंसर सही है कि नहीं। जैसे x आपका 4 आ रहा था, y आपका 5 आ रहा था, है ना। तो 5 इंटू एस कितनी वैल्यू आई 4 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई 5, ये बराबर 35 के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो 5 4 जा 20 प्लस 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 35, और वही आपका पहले इक्वेशन में गिवन था, है ना। तो इसका मतलब ये x और y की वैल्यू ही इसका सॉल्यूशन होती है ना। ये बात समझ में आ गई बेटा। तो इस तरह से हम अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में अपना बिना किसी ज्यादा सॉल्यूशन के लिए डायरेक्ट वैल्यू फॉर्मूले में रख के हम अपना जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चंस आपका कैसा आता है उस तरह से आपको, अगर वो कहता है क्रॉस मल्टीप्लाई से ही करना है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई से ही करना पड़ेगा। अदरवाइज आपके जो दूसरे मेथड है सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अगर आप उसने कोई दिया हुआ नहीं है कि आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है तो आपके पास लिबर्टी है, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन उसने दिया हुआ है तो आपको डेफिनेटली वही मेथड करना है, फिर अपनी बात नहीं चलानी, वरना 0 मार्क्स मिल जाएंगे बिल्कुल। चाहे आपका सॉल्यूशन भी निकला हुआ होगा, नंबर नहीं देगा एक भी, ठीक है। तो ये था आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।